नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा और लिपि का अंतर संबंध। तो आइए इस प्रश्न को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो भाषा और लिपि दोनों ही क्या है, अभिव्यक्ति के माध्यम है। किसकी अभिव्यक्ति? अपने जो भाव होते हैं उन भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा और लिपि है। लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग है। भाषा विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति है, जबकि लिपि भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। दोनों मिलकर संचार को पूर्ण करते हैं। संचार यानी विचारों के आदान प्रदान को पूरा करते हैं। भाषा की अवधारणा की अगर बात करें तो भाषा ध्वनियों का वह संगठित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। भाषा मौखिक, सांस्कृतिक, सजीव और विकासशील होती है। मौखिक यानी मुंह से बोली जाती है। सांस्कृतिक प्रभाव भाषा पर दिखाई देता है और इसमें जीवंतता होती है। जीवंतता से अभिप्राय क्या है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहती है। अब अगर यहाँ पर लिपि की अगर बात करें, लिपि को अगर जाने तो लिपि क्या है? वह प्रणाली है जिसके माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। यानी भाषा को रूप किससे दिया जाता है? लिपि से दिया जाता है। लिपि ध्वनियों को चिन्हों में बदलने की दृश्य प्रणाली है जो दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे देवनागरी लिपि है, तमिल है, उर्दू है, या जिसे हम नस्तालिक भी कहते हैं, बंगाली, गुरुमुखी आदि, ये क्या है? ये सभी लिपियां हैं जिसमें कि लिखा जाता है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ कुछ, आप मेरी भाषा है, ये मैंने बोला, लेकिन मैं इसको दूसरे तक अगर लिख कर पहुँचाऊँगी तो मैं वहाँ पर देवनागरी लिपि में जो शब्द चिन्ह मेरे पास हैं, वर्ण हैं, उनको संकलित करके एक शब्द बनाऊंगी। जो मैंने बोला आप, तो आप मैंने यहाँ पर लिपि का प्रयोग करके उसको लिख दिया। तो ये क्या है? जो दिख रहा है, दृश्य है, जो दिख रहा है वो क्या है? लिपि है। अब अगर यहाँ पर दोनों में अंतर की बात करें तो स्वरूप को अगर देखें तो ये जो भाषा है वो ध्वनि पर आधारित है, लिपि वो दृश्य पर आधारित है। जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे मैंने कहा राम, राम ध्वनि है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैंने अगर उसे लिख दिया राम, तो ये क्या है? दिख रही है, यानी ये दृश्य है। लिपि देवनागरी का इस्तेमाल किया और दृश्य पर आधारित है, यानी वो दिखती है। अस्तित्व की अगर बात करें तो भाषा बोली जाती है, जबकि लिपि क्या है? इसको लिखा जाता है। कार्य भाषा संचार करती है, यानी विचारों का आदान प्रदान होता है, जबकि लिपि भाषा को लिखित रूप देती है। परिवर्तन देखें तो भाषा तेजी से बदलती है, लिपि कम बदलती है। यानी जो हम लिखित रूप है उसमें बदलाव कम आता है, लेकिन बोलने में, भाषा में परिवर्तन तेजी से आता है। अनिवार्यता की अगर बात करें तो भाषा बिना लिपि के भी हो सकती है, लेकिन लिपि बिना भाषा के नहीं होती। ये बात आप ज़रूर में ध्यान में रखें कि भाषा बिना लिपि के भी हो सकती है, जिसको ना लिखा जाए वो भी भाषा है, लेकिन लिपि बिना भाषा के नहीं होती। उदाहरण के तौर पर देखें तो भाषा हमारे पास क्या है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये क्या है? भाषा है। लिपि इनकी क्या है? जैसे देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, वो क्या है? ये लिपि के उदाहरण है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ रहे हैं। अब बात करते हैं भाषा और लिपि का परस्पर कैसा संबंध है। इनके इंटर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो भाषा लिखने का साधन है। भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता है। भाषा बिना लिपि के बोली जा सकती है, लेकिन लिपि के बिना भाषा को लिखा नहीं जा सकता। दूसरा अगर पॉइंट देखें, भाषा की ध्वनियों को चित्रित करती है। जो लिपि है वो भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनको चित्रित करती है। लिपि भाषा की ध्वनियों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के तौर पर देखें, हिंदी की ध्वनि प्रणाली देवनागरी में सहज रूप से अभिव्यक्त होती है। यानी हिंदी में जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे देवनागरी लिपि में हम लिखित रूप देते हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि भाषा की पहचान में सहायक है कौन? लिपि। कई बार भाषा की पहचान उसकी लिपि से की जाती है। जैसे उर्दू की लिपि नस्तालिक लिपि है, तमिल की लिपि तमिल लिपि है। इसी प्रकार पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो भाषा और लिपि का जो परस्पर संबंध है, पहला आपने पॉइंट लिखा, भाषा लिखने का साधन है, यानी भाषा को लिपि के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा है भाषा की ध्वनियों को लिपि चित्रित करती है। तीसरा भाषा की पहचान लिपि से होती है। चौथा यहाँ पर क्या है?
भाषा और लिपि भिन्न भी हो सकते हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कश्मीरी भाषा है, इसे नस्तालिक और देवनागरी दोनों लिपियों का इस्तेमाल होता है। सिंधी भाषा में देवनागरी और अरबी की लिपि का इस्तेमाल होता है। कोंकणी में देवनागरी, रोमन और कन्नड़ लिपि का प्रयोग होता है। यानी एक भाषा के लिए कई लिपि प्रयोग में लाई जा सकती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, सांस्कृतिक संबंध बनते हैं इससे। लिपि किसी भाषा की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जुड़ी रहती है। जैसे बंगाली भाषा बंगाली संस्कृति और लिपि दोनों से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी बंगाली की पहचान उसकी लिपि और उसकी संस्कृति है। तो ये सांस्कृतिक संबंध भी दोनों में है। उसके बाद छठा अगर पॉइंट देखें, वैज्ञानिकता और शिक्षा में भूमिका। लिपि की वैज्ञानिकता भाषा के शिक्षण को आसान बनाती है। यानी जो लिपि वैज्ञानिकता पर आधारित होगी उससे भाषा को पढ़ने लिखने में आसानी होती है। जैसे देवनागरी की वैज्ञानिक संरचना भाषा सीखने में सहायक है, क्योंकि देवनागरी लिपि में जो शब्द बोला जाता है उसको उसी प्रकार से लिखा जाता है। यानी भाषा रूप में जिस शब्द को हम बोलते हैं देवनागरी उसे रूप प्रदान करती है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। तो ये 6 पॉइंट आपको बनाने हैं किसके, भाषा और लिपि का जो परस्पर संबंध है या अंतर संबंध है, उसके 6 पॉइंट आप बनाएंगे। इसके बाद 6 पॉइंट के बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि भाषा और लिपि में अलगाव होते हुए भी, यानी दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों का संबंध अटूट है। भाषा विचारों को ध्वनि देती है और लिपि उन्हें स्थायी, दृश्य और संप्रेषणीय रूप देती है। एक भाषा को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो स्थायी हो जाती है। जैसे मान लीजिए रामायण किसी समय में वाल्मीकि जी ने लिखी, अगर वो सिर्फ मौखिक होती तो शायद आज हम उसे इतने अच्छे तरह से नहीं जान पाते, लेकिन क्योंकि वो लिख दी गई थी, लिपिबद्ध कर दी गई थी, तो आज भी वो हमारे लिए स्थायी विचार हैं। देख भी सकते हैं हम उसे और पढ़ भी सकते हैं। अपने विचारों का संप्रेषण भी उसके माध्यम से हो रहा है। तो दोनों का संबंध भारतीय भाषाई संस्कृति को समृद्ध बनाता है। यानी दोनों का, भाषा और लिपि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनका संबंध भाषा को, भारतीय संस्कृति को समृद्धि प्रदान करता है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।